आजादी के बाद भारत अपने पहले टेस्ट में कैसे फेल हो गया है, जो हमको अमेरिका से मदद मांगनी पड़ रही है। ब्रिटेन अपने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर भारत के ऊपर भरोसा क्यों नहीं शो कर रहा है, चाइना भारत को क्यों इनवाइट कर रहा है, और भी कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश नेवी के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट के बारे में, जो पिछले 6 दिन के बाद भी केरला के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के ऊपर ही पार्क्ड है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल इस F-35 फाइटर जेट को लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने ब्रिटिश नेवी से कहा कि ये फाइटर जेट क्योंकि पिछले कई दिनों से ओपन एरिया में पार्क्ड है और बेवजह एयरपोर्ट का काफी बड़ा सेक्शन ब्लॉक करके बैठा है, इसलिए हम इसको मूव करके हैंगर्स में शिफ्ट कर देते हैं ताकि हैंगर्स के अंदर ये धूप से भी बचा रहे और बारिश से भी। लेकिन ब्रिटिश नेवी ने भारत का ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। पहले F-35 फाइटर जेट के पायलट ने और उसके बाद जो ब्रिटिश नेवी की टेक्निकल टीम भारत आई थी, दोनों ने इस फाइटर जेट को अपनी साइड से 1 मिनट के लिए भी साइड नहीं किया है। यानी CISF के पर्सनल्स तो इस फाइटर जेट को एस्कॉर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश नेवी के ऑफिशियल्स भी अपने F-35 फाइटर जेट के ऊपर नजर टिकाए बैठे हैं। अब चलो F-35 को मूव करने नहीं दिया, हम मान लेते हैं कि F-35 को मूव करने से रिपेयर वर्क्स और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं या फिर खराबी और भी बढ़ सकती है। लेकिन रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि भारत ने ब्रिटिश नेवी को यह भी प्रपोज किया कि हम F-35 के अराउंड एक शेड बना लेते हैं, ताकि एक टेम्परेरी शेड होगा तो ग्राउंड क्रू और रिपेयर टीम भी धूप, तूफान और बारिश से बचे रहेगी एंड अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। भारत ने ऑफर इसलिए दिया क्योंकि ब्रिटिश नेवी का F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट एयरपोर्ट के जिस पार्ट में पार्क्ड है वो थोड़ा सा कम यूज होता है और वहां पर एयरक्राफ्ट का ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है। लेकिन ब्रिटिश नेवी ने इंडियन एयरफोर्स के इस टेम्परेरी शेड के ऑफर को भी रिजेक्ट कर लिया और भारत के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि हमें टेम्परेरी शेड भी नहीं चाहिए। यानी कि इनडायरेक्टली ब्रिटेन ने भारत से कह दिया कि भारत अपने काम से काम रखे, वो अपना फाइटर जेट खुद ही देख लेंगे। अब ब्रिटिश नेवी ये सारे डिसीजंस अकेले ले रही है या फिर अमेरिका या अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉकहीड मार्टिन भी इसमें शामिल है, ये तो खैर पता नहीं। लेकिन F-35 को मूव करके हैंगर्स तक नहीं लेने देना या फिर F-35 के अराउंड एक टेम्परेरी शेड भी खड़ा ना करने देना, ये साफ दर्शाता है कि या तो ब्रिटिश नेवी या फिर अमेरिकन को F-35 को लेकर भारत के ऊपर भरोसा नहीं है। मे बी उनको लगता हो कि भारत F-35 का कोई टेक या फिर कोई नो हाउ चोरी ना कर ले, जबकि भारत तो सामने से एक अच्छा जेस्चर दिखा रहा था। ऑलरेडी भारत के साउथ में मानसून चल रहा है, जिसकी वजह से वेदर कंडीशंस भी काफी तेजी से बदलती रहती हैं। इस तरह की वेदर कंडीशंस के अंदर F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट जैसा अगर कोई सोफिस्टिकेटेड फाइटर जेट ज्यादा देर तक एक्सपोज्ड रहता है तो उसमें खराबी आ सकती है। लेकिन लगता है कि ब्रिटेन एंड अमेरिका दोनों को ये गवारा है कि उनका F-35 फाइटर जेट खराब हो जाए, उनको इसको एयरलिफ्ट करके लेना पड़े, लेकिन ये लोग भारत को हाथ लगाने भी नहीं देंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एयर इंडिया की फ्लाइट 171 के ब्लैक बॉक्स को लेकर। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी एयरक्राफ्ट का ब्लैक बॉक्स असल में 2 अलग अलग डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन होता है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये 2 डिवाइसेस होती हैं और ये दोनों मिलकर ही प्लेन की उड़ान के समय प्लेन का सारा टेक्निकल डेटा जैसे कि स्पीड, ऑल्टीट्यूड, इंजन परफॉर्मेंस और प्लेन के कॉकपिट में पायलट्स के बीच हुई कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करते हैं। इनको हम ब्लैक बॉक्स तो कहते हैं, लेकिन ये ब्राइट ऑरेंज कलर के होते हैं ताकि क्रैश के बाद किसी भी एयरक्राफ्ट के मलबे के बीच ये इजिली दिख पाए, और ये टेल सेक्शन में फिट किए जाते हैं। जब भी किसी एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट होता है सबसे पहले ब्लैक बॉक्स इसलिए ढूंढा जाता है क्योंकि यही बताता है कि क्रैश होने से पहले क्या कुछ हुआ था, पायलट्स ने क्या बात की, सिस्टम ने कैसे रिएक्ट किया और किस वजह से एक्सीडेंट हुआ। इसके एनालिसिस से इन्वेस्टिगेशन टीम्स को क्रैश की असली वजह समझने और फ्यूचर में ऐसी कंडीशन और ऐसे एक्सीडेंट से बचने में मदद मिलती है। अब हुआ ये कि भारत ने ब्लैक बॉक्स की रीडिंग और एनालिसिस के लिए देश की राजधानी में एक लेबोरेटरी बनाई थी। खास बात यह है कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का जो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, ये लैब वहीं पर बनाई गई थी। 2 महीने पहले अप्रैल महीने में ही सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने इस लैब का इनॉग्रेशन भी किया था और उस समय कहा था कि आज के बाद भारत को एयरक्राफ्ट के ब्लैक बॉक्सेस दूसरी कंट्रीज में भेजने नहीं पड़ेंगे। हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की वर्ल्ड क्लास लैब भारत में ही ओपन कर दी है, जिसके बाद हम क्रैश इन्वेस्टिगेशन खुद ही करेंगे और आज के बाद भारत किसी भी देश के ऊपर निर्भर नहीं होगा। अब ये इस तरह की भारत में पहली लैब बनी थी और इसके लिए भारत काफी एक्साइटेड भी था। लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि एयर इंडिया की फ्लाइट 171 जिसका रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ था, उसके ब्लैक बॉक्सेस जब इस नई लैब में भेजे गए तो हमारे एक्सपर्ट्स इसमें से डेटा रिट्रीव करने में फेल हो गए हैं, यानी कि वो इसका डेटा रिट्रीव ही नहीं कर पा रहे हैं। लैब ऑफिशियल्स का कहना है कि क्रैश में रिकॉर्डर्स को जिस लेवल का डैमेज पहुंचा है उसके डेटा को रिट्रीव करने के लिए और भी एडवांस्ड और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट चाहिए होगा, जो कि हमारी लैब में नहीं है। यानी कि ब्लैक बॉक्सेस को डैमेज थोड़ा सा ज्यादा हो गया है और हमारे पास इक्विपमेंट उस लेवल के नहीं है। इन शॉर्ट हमारी ये लैब पहली क्रैश इन्वेस्टिगेशन में ही फेल साबित हो गई है, जबकि 2 महीने पहले ही सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कहा था कि 9 करोड़ रुपीस की लागत से बनी ये लैब वर्ल्ड क्लास है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की है।
अब इसमें सरकार की गलती है या फिर सरकारी बाबुओं की? पहला ब्लैक बॉक्स का टेस्ट था, हम उसमें ही फेल हो गए हैं। जिसके बाद अब भारत एयर इंडिया 171 के ब्लैक बॉक्सेस को अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के पास वहां पर टेस्टिंग और डेटा रिट्रीवल के लिए भेज रहा है। अमेरिका की एजेंसी अब डेटा रिट्रीव और इन्वेस्टिगेशन करके बताएंगे कि ब्लैक बॉक्स में क्या क्या रिकॉर्ड हुआ था। दुख इस बात का है कि लैब बनाने के बाद भी अमेरिका के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है। आई होप कि भारत अपनी इस लैब को और भी इक्विप्ड बनाए और इसमें और भी एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट लगाए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, ईरान और इजराइल को लेकर। जैसा कि आपको पता होगा, भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से अपने स्टूडेंट्स और इंडियंस को इवैक्यूएट करना स्टार्ट कर दिया था। अब न्यूज निकल कर आ रही है कि ऑपरेशन सिंधु में इजराइल को भी ऐड कर दिया गया है एंड इजराइल से भी भारत अपने नेशनल्स को इवैक्यूएट कर रहा है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इजराइल से उन्हीं लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा जो भारत वापस आना चाहते हैं, क्योंकि इजराइल ईरान के कंपैरिजन में काफी सेफ है और इजराइल के अंदर वहां पर प्रॉपर शेल्टर्स और प्रॉपर बंकर्स पहले से प्रिपेयर्ड हैं। अब ऐसा नहीं है कि अकेले भारत ही ईरान और इजराइल से अपने लोगों को इवैक्यूएट कर रहा है। इस समय दुनिया के टोटल 20 देश ऐसे हैं जो अपने नेशनल्स को इवैक्यूएट कर रहे हैं और बाकियों ने अपने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अब ये 20 देश जो इवैक्यूएशन ऑपरेशन चला रहे हैं, ये हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चाइना, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, जापान, न्यूजीलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, सर्बिया, सियरा लियोने, स्लोवाकिया, साउथ कोरिया, ताइवान और यूनाइटेड स्टेट्स एंड इसके साथ ही वियतनाम। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन एंड कई सारे वेस्टर्न एंड यूरोपियन देश जो ये इवैक्यूएशन फ्लाइट्स और बसेस अरेंज कर रहे हैं, उसका सारा खर्चा ये अपने लोगों से ही ले रहे हैं, जबकि भारत सरकार फ्री में दिल्ली तक लोगों को ला रही है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि भारत के कुछ पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स, इनकी गवर्नमेंट भारत से रिक्वेस्ट कर रही है कि उनके भी कुछ सिटीजन्स ईरान और इजराइल में फंसे हैं, उनको भी इवैक्यूएट करने में भारत इनकी मदद करे और उनको भी साथ में ले आए, जैसा भारत ने यूक्रेन रशिया वॉर की स्टार्टिंग के समय किया था। अब बाकी देशों के लोगों को लाना है या फिर नहीं, ये तो खैर भारत सरकार डिसाइड करेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या बांग्लादेश, मालदीव जैसे देशों के लोगों को फ्री में भारत लाना चाहिए? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। एससीओ देशों ने ईरान एंड इजराइल के ऊपर जो स्टेटमेंट रिलीज की थी, उसके ऊपर तो भारत ने अपने आप को कॉर्नर करके साफ कह दिया था कि हम इस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन एससीओ देशों की मीटिंग्स में भारत अपनी अटेंडेंस जरूर देगा। 25 से 26 जून को चाइना में एससीओ कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर्स की एक मीटिंग होनी है। न्यूज निकल कर आ रही है कि चाइना की इन्विटेशन के बाद राजनाथ सिंह जी इस मीटिंग को अटेंड करने खुद ही चाइना जा रहे हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट मंथ जुलाई में अगेन चाइना एससीओ देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को होस्ट करने वाला है और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर उसको भी अटेंड करने के लिए जाने वाले हैं। सितंबर महीने में चाइना एससीओ देशों के लीडर्स को होस्ट करने वाला है, यानी कि प्रॉपर एक एससीओ समिट होगा, जिसके लिए ना सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री मोदी को चाइना जाना पड़ेगा, बल्कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी वहां पर प्रेजेंट होगा। हालांकि भारत ने अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं दी है कि क्या एससीओ समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी चाइना में जाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मोदी चाइना जाते हैं और वहां पर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ मंच शेयर करते हैं, तो ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान को लेकर। दरअसल ईरान की स्पेस इस समय पूरी तरह से बंद है, जिसकी वजह से ईरान में एक भी कमर्शियल फ्लाइट लैंड नहीं हो पा रही है। मसला ये है कि ईरान के हजारों लोग हज करने और पिलग्रिमेज के लिए सऊदी अरब, इराक और दूसरी कंट्रीज में गए थे। अब ये सब लोग वापस ईरान नहीं आ पा रहे थे, जिसके बाद ईरान ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करके कहा कि वो ईरान के पिलग्रिम्स को अपने देश में एंट्री दे और लैंड बॉर्डर्स के जरिए उनको वापस से ईरान जाने की परमिशन दे। लेकिन पाकिस्तान ने ईरान की ये डिमांड पूरी तरह से रिजेक्ट कर दी है एंड उल्टा ईरान के साथ लैंड बॉर्डर्स को भी बंद करने के आदेश दे दिए हैं। इसके बाद अब ईरान ने अफगानिस्तान के तालिबान रजीम से मदद मांगी एंड अब न्यूज निकल कर आ रही है कि तालिबान रजीम ने ईरान की मदद करने का फैसला किया है। अब अफगानिस्तान ईरान के पिलग्रिम्स को बिना वीजा के अपने देश में 1 मंथ के लिए एंट्री देगा, जिसके बाद अब ईरान के लोग जो हज या पिलग्रिमेज के लिए सऊदी अरब, इराक या बाकी कंट्रीज में गए थे, वो मिडिल ईस्ट से पहले अफगानिस्तान जाएंगे और वहां से ईरान वापस जाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान और ईरान भी आपस में लैंड बॉर्डर को शेयर करते हैं। पाकिस्तान ने ट्रांजिट फैसिलिटी तो दी नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि बलूचिस्तान रीजन में पाकिस्तान की 2 सबसे बड़ी एयरफील्ड और एयर बेसेस हैं, इनको पाकिस्तान ने अमेरिका को दे दिया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने ये दोनों एयरबेसेस अमेरिका को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दे दिए हैं। अगर अमेरिका को जरूरत महसूस हुई तो वो ईरान बॉर्डर के पास इन दोनों एयरफील्ड का इस्तेमाल कर सकता है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।